पिछले जो रसायन शास्त्र का हमारा लेक्चर है परमाणु संरचना है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है। बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो कि उसका जो व्याख्या कैसे करते हैं। तो और उसमें देखा था अगर रसायन बोर के परमाणु मॉडल के दोष क्या हैं, इन सबों की चर्चा हुई थी। तो बोर के परमाणु मॉडल के दोष में जहाँ तक है, उसमें जो कि तुमको है कि वह परमाणु जो है तुमको मॉडल जो कि उस समय जो कि विज्ञान में जो कि और भी जो कुछ थ्योरीज आए, उसके मुताबिक बोर का जो थ्योरी है वो उस पर फिट नहीं बैठ रहा था। तो वो जो सोच थी वो जैसे कि ये जो सोच आना शुरू हुआ था, ये जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव जो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, पिछले मतलब कि इसी चैप्टर में हम लोगों ने उसकी व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को जब उसके अध्ययन किया गया आइंस्टीन के द्वारा, तो उसके आधार पर प्रकाश के संदर्भ में जो कि लोगों की सोच थी उसमें परिवर्तन आया। तो प्रकाश के बारे में पहले लोगों की सोच क्या थी? प्रकाश के बारे में यह कहा जाता था कि प्रकाश जो है तुमको प्रकाश का जैसे एक टॉपिक है जिसको लिख लेते हैं, पहले टॉपिक का नाम दे रखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। प्रकाश का द्वैत व्यवहार, द्वैत व्यवहार, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। तो ये क्या चीज है, ये टॉपिक जरा समझते हैं। प्रकाश का द्वैत व्यवहार। तो प्रकाश को माना जाता था पहले 18वीं शताब्दी में, 1801 से लेकर के 1800 के आसपास से, कि प्रकाश जो है तुमको तरंग है। तरंग का मतलब समझती हो कि तरंग है मतलब कि तरंग के रूप में है, प्रकाश इस ढंग से गमन करती है, फिर तरंग इस ढंग से चलती है, ये एक तरंग है। और एक धारणा थी तरंग का मतलब ये होता है, तरंग का को समझना चाहते हो, तरंग को समझने का मतलब ये हो गया कि ये जैसे कि हम लोग किसी पत्थर को फेंक दिए किसी तालाब में, तो देखते हैं जो ऊपर नीचे जो कण होने लगा, यह एक क्या होगा, एक तरंग कहलाता है। और तरंग जो विक्षोभ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तरंग एक जगह पर ऊपर नीचे किया, जैसे रस्सी है, रस्सी के एक छोर को हमने हिला दिया, तो यह जो विक्षोभ है, रस्सी का एक छोर का विक्षोभ दूसरे धीरे धीरे जो डिस्टरबेंस है आगे की ओर बढ़ता गया। तो ये जो आगे की ओर जो डिस्टरबेंस बढ़ा इसे हम लोग तरंग कहते हैं। और रस्सी जो है एक कण से मिलके बना है। तो इसका मतलब अगर रस्सी के कण को जो हम लोग हिलाते हैं तो रस्सी का कण अपनी जगह पर ऊपर नीचे करता है, लेकिन ये जो विक्षोभ है ये तो आगे बढ़ता, तो कण हो गया ये रस्सी जो बना हुआ वो कण से मिलके बना हुआ, और रस्सी में हमने एक तरंग उत्पन्न किया। तो दो अलग अलग बातें। और तरंग किसको कहे? रस्सी के एक छोर को जैसे मैंने हिलाया ऐसे, तो ये दूसरा छोर भी क्या होगा, धीरे धीरे ये डिस्टर्ब हुआ, आगे बढ़ते गया, तो ये तरंग हो गया। तो प्रकाश आफ्टर ऑल इन दोनों में क्या है, या तो कण है या तो तरंग है। तो प्रकाश के संदर्भ में जो कि पहले लोग के न्यूटन के समय में मानते थे, न्यूटन के समय में दिया हुआ था कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते थे लाइट का, जिसमें कि मानते थे कि प्रकाश जो है कण से मिलके बनता है। लेकिन 1801 में यंग का एक प्रयोग था जिसने यह साबित किया कि प्रकाश एक तरंग है, जिसको व्यतिकरण का प्रयोग कहते हैं। प्रकाश का प्रयोग जो कि तुम क्लास 12 के भौतिकी में भी पढ़ोगे, क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ाएंगे, यंग का जिस प्रयोग की बात करें व्यतिकरण, उसकी चर्चा भी की जाएगी। तो इन सब इसके एक्सपेरिमेंट, उसके बाद प्रकाश के और भी गुण आए, जिसमें कि विवर्तन कहते हैं, प्रकाश किसी जगह से मुड़ जाती है, प्रकाश का तुमको इसके एक ध्रुवन कराता है, पोलराइजेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सब जो गुण हुए प्रकाश का, जिसके कारण प्रकाश का जो है तुम प्रकाश का विवर्तन, ये सब गुण के कारण तुमको प्रकाश को एक जो दिया गया जो सिद्धांत ये साबित हुआ, प्रकाश इन सबों की व्याख्या हम लोग किस आधार पर कर सकते थे? प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकते थे। तो प्रकाश को इसका मतलब क्या माना गया? एक तरंग है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो हम लोग विश्लेषण करते हैं, जो आइंस्टीन ने विश्लेषण किया कि उसमें चाहे कितना भी तीव्रता हो प्रकाश की, लेकिन एक न्यूनतम जो आवृत्ति होना चाहिए जिसको हम लोग देहली आवृत्ति, उससे कम आवृत्ति रहने पर
चाहे कितनी भी तीव्रता का आप प्रकाश डाल दें, अगर आवृत्ति कम है तो वह फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर पाता है, वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। तो इस घटना के आधार का, इस प्रयोग के विश्लेषण के आधार पर आइंस्टीन यह निष्कर्ष पे पहुंचे कि उन्होंने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया, जैसा कि तुमने देखा के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो कण के आधार पर दिया गया है, वो किसी को फोटोन को, प्रकाश को क्या मानता है, कण के आधार पर मिलता है। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रकाश के, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन ने किसकी मदद ली, प्रकाश के कण सिद्धांत का, जिसको हम लोग फोटोन थ्योरी कहते हैं। तो प्रकाश जो है तुमको कि अब, लेकिन इसमें यह भी बात रही, प्रकाश के जो व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवन, इन सब घटनाओं को अध्ययन करने के लिए हमें तरंग के रूप में भी उसे समझना पड़ता है। तो इस बात का निष्कर्ष ये हुआ कि प्रकाश दोनों तरह का व्यवहार करता है, प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और कण की तरह भी व्यवहार करता है। जब प्रकाश किसी द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो वह कण की भांति कार्य करता है। तो यह व्यवहार जो कण और तरंग का दोनों तरह का जो व्यवहार करता है प्रकाश, इसे हम लोग प्रकाश का द्वैत व्यवहार कहते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण, व्यतिकरण का इंग्लिश होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण कॉमा विवर्तन एवं ध्रुवन पोलराइजेशन जैसे गुणों की व्याख्या, जैसे गुणों की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है, की जा सकती है। तरंग के सिद्धांत, तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। तो ये तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है, लेकिन आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव में यह पाया कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। इसे प्रकाश का द्वैत व्यवहार कहते हैं, द्वैत व्यवहार कहते हैं। द्वैत व्यवहार का मतलब क्या होगा, द्वैत व्यवहार कहते हैं इसे, प्रकाश का द्वैत व्यवहार मतलब कण की तरह भी और तरंग की तरह भी यह व्यवहार करता है। तो इसका जो है तुमको, जैसे कि इसको जो है समझने के लिए द्वैत व्यवहार, इन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए एक संबंध है, आइंस्टीन का सूत्र है, एक आइंस्टीन का सूत्र है, एक ऊर्जा बराबर E बराबर mc स्क्वायर। ई हो गया कौन चीज, ये है तुमको E बराबर ऊर्जा, E बराबर ऊर्जा
m बराबर द्रव्यमान, c बराबर प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल या वेग। ये हो गया तुम्हारा। दूसरा एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, E बराबर एम सी स्क्वायर हो गया। एक सूत्र हमने देखा था E बराबर एच सी बाय लेमडा। ये हो गया प्लैंक का सिद्धांत, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। इससे लाएगा E बराबर एच सी बाय लेमडा। तो इसलिए क्या होगा तुम्हारा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एच सी बाय लेमडा इक्वल्स टू क्या हो गया, एम सी स्क्वायर, या लेमडा बराबर एच बाय एम इंटू सी। तो m इंटू सी क्या हो, द्रव्यमान गुना वेग को हम लोग क्या कहते हैं, समवेग। तो लेमडा बराबर क्या हो गया, h बाय पी, h बाय पी, जहां पर p क्या हो गया, समवेग, समवेग। तो लेमडा बराबर क्या हो गया, h बाय पी, पी संवेग पढ़ा होगा, द्रव्यमान गुना वेग को संवेग कहते हैं। तो ये हुआ तरंग दैर्ध्य। ये दोनों से संबंध स्थापित करके ऐसा लिखा जा सकता है। ये क्या होगा तुम्हारा, लेमडा बराबर, ये हुआ प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, लेमडा बराबर h बाई पी तरंग दैर्ध्य। और h क्या है तुमको, प्लांक नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34। तो ये तुम्हारा हो गया प्रकाश का द्वैत व्यवहार हो गया। प्रकाश दोनों की तरह काम करता है। प्रकाश जब द्रव्य से इंटरेक्शन करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, तो वह कण की तरह भांति कार्य करता है, और जब माध्यम में चलता है तो वह तरंग की भांति कार्य करता है। तो ये प्रकाश का जो तुम्हारा ये व्यवहार है, जो कि आइंस्टीन ने किसमें देखा, जिसका और भी डिटेल में तुमको पढ़ाई होगी जब क्लास 12 फिजिक्स पढ़ोगे, तो उसमें भी चैप्टर में इन सबों के बारे में और भी प्रकाश का अलग अलग तुम्हें दिया हुआ। प्रकाश का जो है तरंग सिद्धांत एक अलग एक्सरसाइज में है। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, प्रकाश का द्वैत व्यवहार जो द्रव्य का, वो अलग ही है। तो उन सबों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो इस प्रकार से क्या निकल गया, इन दोनों के बीच में एक संबंध निकल गया, प्रकाश के का द्वैत व्यवहार ये हो गया। अब है तुमको इसके आधार पर डी ब्रोगली नाम के एक वैज्ञानिक ने, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह तुम अपना क्वेश्चन बनाओ एक्सरसाइज से, एग्जांपल से, जहां से भी एग्जांपल से बनाओ, जहां से क्वेश्चन उम्मीद है कि बना लिया होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का है, या इसका जो तुमको था जितना भी रेडिएशन बोर्ड परमाणु सिद्धांत, इन सबों का क्वेश्चन भी तुम बना सकते हो। और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन भी बताएं। इन सबों का क्वेश्चन वगैरह देखना हो, जहां भी तुम्हें नोट्स लिखना हो, तो इन सबों के लिए तुम राइट ट्यूटोरियल ऐप पर आ सकते हो, जहां पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए, जिस भी तरह से पढ़ाई करनी हो। तो इसका तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद है तुम्हें प्रकाश का तरंग सिद्धांत के बाद है तुम्हें एक हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य का द्वैत व्यवहार, द्रव्य का द्वैत व्यवहार। द्रव्य का द्वैत व्यवहार, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य का द्वैत व्यवहार। तो मैटर भी जो है तुमको, द्रव्य जो है तुमको मैटर, वह भी दोनों तरह का, तो जैसे कि प्रकाश तुमको दोनों तरह का व्यवहार करता है, तो डी ब्रोगली ने कहा कि प्रकाश ही नहीं बल्कि अन्य सभी कण भी दोनों तरह की प्रकृति रखते हैं। सभी द्रव्य में कण एवं तरंग दोनों के गुण होते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की तरह सभी द्रव्य कण एवं तरंग दोनों तरह की प्रकृति
दोनों तरह की प्रकृति रखते हैं। जिन्हें द्रव्य का द्वैत व्यवहार, ड्वेल नेचर कहते हैं, ड्वेल नेचर कहते हैं। द्रव्य का तरंगदैर्घ्य, द्रव्य का तरंगदैर्घ्य लेम्डा बराबर h बाय पी, तरंगदैर्घ्य लेम्डा बराबर h बाई पी, जहाँ h बराबर क्या हो गया, जहाँ h बराबर 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जिसको प्लांक नियतांक भी कहते हैं, और P बराबर द्रव्य का संवेग, जैसा कि हमने प्रकाश में भी ये बात कहा था, जो वही चीज वही फॉर्मूला यहाँ भी है। और P बराबर क्या होता है, m गुना v, P बराबर mv भी होता है। m हो गया द्रव्य का मान और v बराबर द्रव्य की चाल, v बराबर द्रव्य की चाल। तो ये तुम्हारा हो गया, ये इससे जुड़ा हुआ सूत्र हो गया तुमको डी ब्रोगली के अनुसार। ये द्वैत सिद्धांत का पालन करता है, जिसका द्वैत सिद्धांत का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का इसके आधार पर तुमको इलेक्ट्रॉन के द्वैत सिद्धांत, इन सबों को भी क्या किया गया, प्रूव किया गया, जिसके आधार पर कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है तुमको, इलेक्ट्रॉन को जो कण हम लोग समझते हैं, इलेक्ट्रॉन यह जो है तुमको द्रव्य के माने तरंग की तरह भी कार्य करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जिसको हम लोग कण समझते हैं, यह एक प्रकार का क्या है, एक कण के साथ साथ इसे द्रव्य के रूप में भी समझ सकते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन के इस जो कि तरंग व्यवहार का भी कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस प्रकार देखते हैं हम लोग, विवर्तन, ध्रुवन या व्यतिकरण, इन सब प्रयोग का भी करता है, काम करता है। और इलेक्ट्रॉन के इसी विवर्तन के गुण के कारण हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किए हैं, जिसकी तुमको किसी वस्तु को लाखों गुना बड़ा करके दिखा सकता है। जो साधारण जो कि प्रकाश जो कि प्रयोग करते हैं हम लोग, उससे हम लोग बहुत गुना बड़ा नहीं देख सकते हैं, उसे 100-200 गुना बड़ा तक देख सकते हैं हम लोग किसी चीज का माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे हम लोग लाखों गुना बना करके किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो उसमें कण के इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार के, जैसे प्रकाश एक तरंग है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार का उसमें पालन करके, उसमें विवर्तन का प्रयोग करके उसमें देखा गया है। तो उसका जो का प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, विवर्तन के प्रयोग, इलेक्ट्रॉन के विवर्तन के आधार पर हम लोग ये पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है तुमको विवर्तन प्रदर्शित करता है, और यह इलेक्ट्रॉन का तरंग व्यवहार है, जिसको कि हम लोगों ने पहली बार प्रूव भी किया, जिसमें 1930-35 के दशक में लोगों ने प्रूव किया। फिर बड़े बड़े आकार, जो इलेक्ट्रॉन तो छोटे कण थे, उसके बड़े आकार के कण का भी धीरे धीरे क्या किया, लोगों ने यह पाया कि वह भी तरंग का व्यवहार प्रदर्शित करता है, जैसा कि बहुत से साइंटिस्ट ने प्रयोग करके देखा। तो जिससे कि डी ब्रोगली के सिद्धांत की पुष्टि होती है कि यह तुमको इलेक्ट्रॉन ही नहीं, प्रकाश ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े कण भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कण की तरह व्यवहार करते हैं, और तरंग की तरह, दोनों तरह के व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा जो कि वैल्यू है, जबकि जहां तक कि इसका तरंगदैर्घ्य का वैल्यू होता है, ये बहुत छोटा होता है। जो बड़े आकार के कण में इसका कोई अर्थ नहीं हो जाता। बड़े आकार के कण आप रखते हैं जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, उसका वेग कुछ है, तो आप देख सकते हैं इसका जो तरंगदैर्घ्य आ रहा है, बकरे आकार के कण का तरंगदैर्घ्य इतना छोटा होता है कि जिसमें कि इसके क्या कहते हैं, इसके तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए इसकी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। बड़े आकार के कण, जैसे कि तुम लोग अगर एक क्वेश्चन बनाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन वगैरह में इसका मीनिंग होगा। अगर इसमें न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था 9.11 गुना 10⁻31 किलोग्राम। जैसे कि इसका तुमको एक क्वेश्चन भी एक देख करके हम लोग देख लेते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा कि तरंग का व्यवहार कैसे कर रहे हैं। चलो इसको सूत्र को लिख लो, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन से बनाते हैं इस पर। तो इलेक्ट्रॉन का तरंग व्यवहार, इलेक्ट्रॉन का के लिए चाहे पहले एक बड़ी आकार का कण, जैसे कि एक गेंद है, 200 ग्राम का एक गेंद ले लेते हैं। $200 ग्राम का एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से
गतिशील है, इसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें, इसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। तो ज्ञात करें तो डी ब्रोगली ने कहा कि सबका तरंग दैर्ध्य होता है, तो जाहिर उस फॉर्मूला पे हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं, गेंद का भी निकाल देंगे। तो लेमडा बराबर एच बटे पी या लेमडा बराबर एच बटे एम भी। तो h का मान होगा 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 SI मात्रक में, ये 200 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, 200 बटे 1000 हो गया, ये 200 बटे 1000 ये हो गया। और क्या है तुमको 10 मीटर प्रति सेकेंड है, चलो तो v का मान 10 मीटर प्रति SI मात्रक है ही, तो ये 2000 हो गया, 2 से कट गया, तो ये क्या होगा तुम्हारा लेमडा इतना मीटर हो गया। तो 3.313 इंटू 10 पावर माइनस 34 मीटर ये तरंग दैर्ध्य का मान होगा। तो यह तरंग दैर्ध्य इतना छोटा है कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है, यह बहुत ही छोटा है, जिससे कि इसके बड़े आकार के कण में इस थ्योरी का कोई उपयोग नहीं होता है। यह बहुत छोटा है जिससे कि दैनिक जीवन में तरंग सिद्धांत की दैनिक जीवन में प्रयुक्त कण के लिए यह सिद्धांत इस सिद्धांत का बहुत महत्व नहीं है, मतलब बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, नो सिग्निफिकेंस कह सकते हैं। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन रहता है, मान लेते हैं, देखो अब जैसे कि इसी में क्वेश्चन देते हैं, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में क्वेश्चन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। तो इसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें, तो चलो तो इसका देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन चलो यहाँ बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर से बना दो। इलेक्ट्रॉन का तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेमडा बराबर h बटे एम भी। h का मान तुमको पता होगा 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, और m का मान कितना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद होगा 9.11 गुना 10 पावर माइनस 31 गुना 2 गुना 10 पावर 6। चलो तो कितना पावर होगा, देखो -34 -3 अब -6 जाएगा तो -9 पावर हो गया। और जहाँ तक कि अंक की बात रही तो अंक में कितना हो गया, तुमको 2 से गया 3.3, अब बाय 9 है तो 9.3 और फिर 6 आएगा तो 0.36 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो गया, 10 की पावर माइनस देखे थे जब उसको फिर से लिखते हैं 0.36 करीब अंक आ गया, गुना -34 -3 -9 मीटर, 10 पावर -9 मीटर, तो 3.6 इंटू 10 पावर -10 मीटर एंगस्ट्रम में आ गया। तो ये जाहिर है कि ये तुमको चाहे परमाणु के स्तर पर देखा जाए तो इस तरंग दैर्ध्य की जो परमाणु में जो कि हम लोग जो कि बोर्ड ऑर्बिट देखे थे तो वो तो इसी रेंज में लगभग है, दूरी इसी क्रम में है, तो उसका जो कि नाभिक की कक्षा के संदर्भ में तो इसकी उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं, इसका तरंग दैर्ध्य उसी क्रम में है, तो इसका जाहिर है कि उपेक्षा इस क्रम का नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन सब कणों के लिए, इलेक्ट्रॉन वगैरह जैसे कणों के लिए यह तो को काफी महत्वपूर्ण होता है।
लेकिन बड़े आकार के कण में यह तुमको यह तरंगदैर्घ्य का मतलब इसका इतना छोटा आता है कि उसकी उपेक्षा की जा सकती है, लेकिन फिर भी यह तरंग की प्रकृति दिखाता है। तो ये तुम्हारा हो गया, कुछ क्वेश्चंस हो गए, इसको नोट कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन का ये जो तुम्हारा है, इसका क्वेश्चन का जवाब यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पर। तो ये और भी क्वेश्चंस वगैरह तुमको पूछना हो तो राइटोरियल ऐप से हमकी मदद से हमको पूछ सकते हो क्वेश्चन। उसमें जहाँ तक तुमको है एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन दिए हुए उन सबों को भी बनाओ धीरे धीरे करके, एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए एक्सरसाइज में उस क्वेश्चन को भी बनाओ। एक और थ्योरी आज बताते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इसमें तुमको है क्वेश्चंस वगैरह तुम जितना है ऑब्जेक्ट मतलब कि एक एग्जाम्पल में बना सकते हो, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में भी तुमको एनसीईआरटी बुक में है, उन सब क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो। अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इसका कहा था हाइजेनबर्ग का कि किसी भी चीज की स्थिति और उसके संवेग को एक समय में एक साथ हम लोग सही उसका नाप नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें कम से कम जो उसके त्रुटि का जो गुणनफल होगा, किसी वस्तु की स्थिति में त्रुटि एवं उसके संवेग में त्रुटि का गुणनफल कम से कम h/4 पाई होगा। तो इसके किसी कण की स्थिति एवं उनके संवेग को एक साथ सही एक साथ ठीक एक साथ निर्धारण करने पर उनकी त्रुटियों का गुणनफल कम से कम h/4 पाई होता है। तो यदि डेल्टा x स्थिति में त्रुटि कॉमा डेल्टा p संवेग में त्रुटि हो तो डेल्टा x गुना डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई, इससे कम नहीं होगा। और जहाँ तक संवेग का देखा तुमने, ये हो गया तुम्हारा सूत्र डेल्टा x इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई, इतना कम से कम इससे होगा। और डेल्टा x इंटू एम डेल्टा भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई एम, एम जहाँ तक उसका द्रव्यमान हो गया। और डेल्टा भी क्या हो गया, डेल्टा भी बराबर क्या हो गया तुम्हारा, डेल्टा भी बराबर वेग में त्रुटि, एम बराबर पदार्थ का द्रव्यमान हो गया। तो इतना कम से कम त्रुटि होगा, इससे कम त्रुटि नहीं हो सकता है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि तुमको
एक साथ इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अगर इसका जैसे कि देखा जाए तो इसका जहां तक त्रुटि का मान अगर निकाला जाए, जो कि बड़े आकार के कण के लिए इसका कोई अर्थ नहीं आएगा, क्योंकि त्रुटि बहुत कम आएगा। त्रुटि इतना कम आएगा कि उससे चूंकि h का वैल्यू 10⁻34 बहुत छोटा होता है, तो त्रुटि भी बहुत छोटा है दैनिक जीवन में एक प्रयोग के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे कण के लिए अगर हम लोग h का मान 10⁻34 है तो m का मान भी उसका 10⁻31 होता है, तो उसकी जो त्रुटि होगी वह भी तुमको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे उसके अगर कण के मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, m बराबर होता है 9.11 गुना 10⁻31 kg यहां पर है। और डेल्टा अगर पोजीशन, जैसे परमाणु में जो पोजीशन होता है, अगर हम लोग मान लें कि 10⁻⁻8 मीटर में इसकी है, इसकी त्रुटि है, तो डेल्टा भी क्या आएगा, तो डेल्टा भी न्यूनतम त्रुटि, डेल्टा भी न्यूनतम जो आएगा बराबर h बाय 4 पाई m इंटू डेल्टा x आ जाएगा, इंटू डेल्टा x। तो h का वैल्यू कितना होगा 6.626 इंटू 10⁻34। अब बाय क्या कर दिया तुमने 4 पाई 4 इंटू 3.14, m का वैल्यू 9.11 इंटू 10⁻31 गुना डेल्टा x का वैल्यू दे दिया 10⁻8 में दिया। तो इसके देखते हैं त्रुटि क्या आती है, कितना डेल्टा भी, तो -31 और -8 -39 हो गया, और -39 ऊपर -34 10⁻5 हो गया। 10 पर क्या आ गया तुम्हें -8 और -31 39 और -34 10⁻4 हो गया, 10⁻4 हो गया। अब आते हैं डिजिट पर, आते हैं अंक पे देखते हैं, तो 10⁻4 और 10⁻4 हो गया, और यहाँ पर अंक है तुम्हारा 6.626 और नीचे है 9.11, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11, तो ये हो गया तुम्हारा 4 से अगर कैंसिल करें तो 1.6 बाय 9, तो करीब करीब 0.144 और 0.144 और 3.4 से 1.5 बाय 0.9 0.16 और बाय 3.05, तो इनटू, तो मतलब ये रफली तुमको अगर अप्रॉक्सीमेटली दे जाए तो 5 गुना 10⁻2 मीटर पर सेकेंड में ये एरर जाएगा। इट इज़ वेरी लार्ज 5, तो ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही जब कि हम लोग द्रव्यमान का वैल्यू 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम या मिलीग्राम में रखते तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत त्रुटि क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो छोटे कणों, बड़े आकार के कण में किसकी क्या करते हुआ अवहेलना की जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे कण में इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। जैसे इसको क्वेश्चन ग्रुप में यहाँ पे लिखते हैं, इसका क्वेश्चन मतलब नहीं लिखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसका क्वेश्चन मतलब कि लिख देते हैं कि इसका प्रश्न यहाँ पर लिख देते हैं पहले कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के लिए इसको गणना करें, या इसको नोट कर लो। इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्वेश्चन है तुम्हारा, जो तुम्हारा बुक में भी दिया हुआ, ये बुक में कैलकुलेट किया हुआ है, उसी से लिख दिए हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए इसका जो है तुम्हारा ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का दिया द्रव्यमान इतना हो गया, इसका डेल्टा x दिया हुआ है, तो इसमें क्या निकालना है, डेल्टा v में त्रुटि निकालना है। डेल्टा v बराबर व्हाट, इसमें त्रुटि कितना होगा, तो उसका त्रुटि आ गया तुमको 500 मीटर के रेंज में आ गया, जो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बड़े आकार के कण के लिए, जो कि है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, भौतिक कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन छोटे कणों के लिए इसकी अवहेलना नहीं किया। तो जहां तक की बात रही बोर के परमाणु सिद्धांत का, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया था कि उसके एक निश्चित, एक ही समय में हम लोग उसकी निश्चित त्रिज्या बताते थे, उसका वेग का गणना करते थे, तो उन सबों का या संवेग का गणना करते, ये संभव नहीं है कि दोनों को एग्जैक्टली क्या कर दिया जाए, इसको निकाला जाए। और यही कारण है कि बोर का सिद्धांत अन्य परमाणुओं या अन्य जगह पर क्या कर गया, अन्य परमाणुओं की व्याख्या करने में और या में असफल रहा। तो जिसके लिए हमको एक नए तरह के अप्रोच की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत, जिसमें कि डी ब्रोगली के सिद्धांत और
जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इन सबों का यूज करके स्क्रॉडिंगर नाम के वैज्ञानिक ने एक नया सिद्धांत दिया जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें कि बोर के सिद्धांत की जो कमियां रही, जिसमें कि हम लोग क्या करें, जो कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो कि हर चीज को प्रिडिक्ट करता है, बिल्कुल सर्टेन है, जबकि एक साथ हम लोग उसकी स्थिति, वेग, संवेग, इन सबों का एक साथ गणना सही नहीं कर सकते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में वहां पर देख सकते हैं 10⁻⁸ मीटर जो हमने लिखा है डेल्टा एक्स का मान, वो उसके कक्षा के त्रिज्या के आसपास है, जो कि हमने लिखा था, जो कि उसका है। तो उसमें वेग में इतना त्रुटि आ रहा है, तो इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। और इसको इग्नोर करके जब हम लिख रहे थे, जो सिद्धांत बनाया गया बोर्ड में, वह क्या था, वह गलत था। और जो कि जिसके आधार पर क्या किया गया, बोर्ड सिद्धांत में जो कमियां रही उसको दूर करने के लिए इसके आधार पर एक नया मॉडल हम लोग बनाएंगे जिसका नाम है क्वांटम यांत्रिक मॉडल। इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इसको तो क्वेश्चन जो उदाहरण दिया हुआ है किताब में, उसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, और जो भी दिक्कत हो राइफल ऐप के माध्यम से हम संपर्क कर सकते हो। इसी साथ लेक्चर समाप्त कर रहे हैं।